बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की सुर्खियों के साथ। पूर्वोत्तर राज्यों और बिहार में बाढ़ से 70 लाख लोग पीड़ित, मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 44। एनडीआरएफ की 119 टीमें तैनात। प्रधानमंत्री ने असम के मुख्यमंत्री से बात कर हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री असम के बाढ़ पीड़ित इलाकों का आज करेंगे हवाई सर्वेक्षण। कर्नाटक के 10 बागी विधायकों के साथ ही 5 और बागी विधायकों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में इस्तीफा स्वीकार करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग। विधानसभा में 18 जुलाई को होगा कुमारस्वामी सरकार का शक्ति परीक्षण। बीजेपी ने कहा अल्पमत में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार। राज्यसभा के एजेंडे में 3 महत्वपूर्ण विधेयक। भारतीय एयरपोर्ट आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक पर होगा विचार। लोकसभा से पारित केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन केंद्र विधेयक भी उच्च सदन की कार्यसूची में शामिल। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर लोकसभा में चर्चा आज भी रहेगी जारी। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी एजेंडे में शामिल। एनआईए संशोधन विधेयक को लोकसभा की मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा किसी को निशाना बनाना नहीं बल्कि आतंकवाद खत्म करना मकसद। और पाकिस्तान ने सभी नागरिक विमानों के लिए खोला एयर स्पेस। जल्द ही भारतीय एयरलाइन ऑपरेटर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के सामान्य मार्गों का कर सकते हैं इस्तेमाल। बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के हमले के बाद बंद किया था एयर स्पेस। सबसे पहले बात करेंगे बाढ़ और बारिश से जुड़ी खबरों की। भारी बारिश के बाद देश के कई राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्य असम में बाढ़ से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। राज्य में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। असम में बाढ़ से 30 जिलों के करीब 43 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। जिन जिलों में बाढ़ से हालात सबसे ज्यादा खराब हैं उनमें धेमाजी, लखीमपुर, बिस्वनाथ, सोनितपुर, उदलगुरी, बक्सा, बरपेटा, नालबारी और चिरांग मुख्य रूप से शामिल हैं। इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी जलमग्न हैं। राज्य के 4157 गांवों के 42,87,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, निमाती घाट, सोनीपुर, गोलपरा और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में लगातार लगी हैं। एनडीआरएफ की 119 टीमों को असम और बिहार समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। इन क्षेत्रों पर करीब से निगाह रखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज असम के बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। बाद में वो असम सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ गुवाहाटी में एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से सोमवार को फोन पर बात की और राज्य में बाढ़ के हालात के बारे में जानकारी ली। उन्होंने केंद्र सरकार से हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिलाया। बिहार के पूर्वी और उत्तरी इलाके भी बाढ़ की स्थिति यहां भी गंभीर बनी है। बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। बिहार में सैलाब की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। बाढ़ प्रभावित 12 जिलों में कुल 196 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। 1,06,953 लोग शरण लिए हुए हैं और उनके भोजन की व्यवस्था के लिए 644 सामुदायिक रसोई चलाई जा रही हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कुल 26 टीमें लगी हैं। 125 मोटर बोट का इस्तेमाल हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल अररिया जिले के फारबिसगंज, सिकटी, पलासी, जोकीहाट, किशनगंज जिले के ठाकुरगंज, पोचा धामन और टेढ़ागाछ, कटिहार जिले के बलरामपुर
के बाढ़ पीड़ित इलाकों का विस्तृत हवाई सर्वेक्षण करके स्थिति का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित सभी क्षेत्रों में राहत और बचाव का काम तेज करने का निर्देश दिया है। ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करके स्थिति का जायजा लेने और संपर्क से कटे हुए स्थानों की संपर्कता तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया है। बागमती नदी सोनाखान, डूबाधार, कंसार और बेरीबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं कमला बलान नदी जयनगर और झांझरपुर में और महानंदा, ढेगरा घाट, झावा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं मिजोरम, मेघालय में भी भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। मिजोरम में खतरंग तुईपुई नदी में बाढ़ आने की वजह से 32 गांव प्रभावित हुए हैं। कम से कम 1000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा है। बारिश से संबंधित घटनाओं में 5 लोगों की मौत की खबर है। मेघालय में पिछले 7 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से 2 नदियों में बाढ़ आ गई है, जिनका पानी पश्चिम गारो हिल्स जिले के मैदानी इलाकों में दाखिल हो गया है। कम से कम 1,14,000 लोग प्रभावित हैं। त्रिपुरा में सैलाब के हालात में सुधार के संकेत मिले हैं, क्योंकि 2 नदियों में पानी घटना शुरू हो गया है। वहीं एनडीआरएफ और सुरक्षा बलों के कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित खोवई और पश्चिम त्रिपुरा जिलों से कई लोगों को बचाया है। महाराष्ट्र की बात करें तो पालघर और ठाणे जिलों के नदी तट पर बसे 75 गांव को अलर्ट पर रखा गया है। इन क्षेत्रों के प्रमुख बांधों में जलस्तर ओवरफ्लो के निशान के नजदीक पहुंच गया है। पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश हुई है और न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। पड़ोसी देश नेपाल ने बारिश और बाढ़ की वजह से होने वाली बीमारियों की आशंका के मद्देनजर उनकी रोकथाम में मदद और लगातार बारिश से प्रभावित हजारों लोगों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मदद मांगी है। बाढ़ की वजह से नेपाल में अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश से आई बाढ़ की वजह से 25 जिले और 10,385 लोग प्रभावित हैं। 32 लोग अभी भी लापता हैं। बारिश की वजह से देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। बारिश से हुई क्षति के आकलन के लिए आपात बैठक बुलाई गई है। WHO, यूनिसेफ, UNFPA और अन्य एजेंसियां भी इस बैठक में शामिल हुई। स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय द्वारा स्थापित स्वास्थ्य आपात संचालन केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी एजेंसियों से मदद और बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित जिलों में अपने तंत्र भेजने का अनुरोध किया है। बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज कर्नाटक में कांग्रेस के 5 और बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई होगी। आज ही उन 10 विधायकों की याचिका पर भी सुनवाई होनी है, जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को उनका इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग की है। कांग्रेस के 5 बागी विधायकों ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। कोर्ट ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश को मंगलवार तक कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के 10 बागी विधायकों के इस्तीफों और उन्हें अयोग्य ठहराए जाने पर कोई निर्णय लेने से रोक दिया था। कर्नाटक के बागी विधायकों ने रविवार को फिर मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर जान को खतरे की आशंका जताते हुए सुरक्षा की मांग की थी और किसी भी कांग्रेसी नेता से मिलने से इनकार किया है। कर्नाटक में चल रहे सियासी संकट के बीच कल हुई बैठक के बाद कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने जानकारी दी कि कर्नाटक विधानसभा में गुरुवार को फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। वहीं बीजेपी की ओर से कुमारस्वामी सरकार से विधानसभा में बहुमत साबित करने या इस्तीफा देने की मांग की गई। कांग्रेस और जेडीएस विश्वास मत से पहले इस्तीफा देने वाले विधायकों को मनाने की कोशिश में जुटे हैं। Discussion on vote of confidence will be taken on Thursday at 11 o'clock. That is the decision taken. Yes, number is a number game. I am hopeful and confident that we will win the vote of confidence. राज्यसभा के एजेंडे में 3 महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे और विधेयक के जरिए आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है, जिससे राज्य में उच्चतर शिक्षा तक पहुंच और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी और
जनता के लिए उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त होगा। विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। इसके अलावा राज्यसभा में आज नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक पर भी विचार होगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2019 को पारित किए जाने का भी प्रस्ताव करेंगे। विधेयक का मकसद देश की राजधानी दिल्ली को वाणिज्यिक मामलों की मध्यस्थता का केंद्र बनाना है। संसद की मंजूरी के बाद यह विधेयक अध्यादेश की जगह लेगा। लोकसभा से इस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण विधेयक भी शामिल है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। उन्होंने 12 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था, जिसमें 2008 के मूल कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक नियमन प्राधिकरण को पूर्व निर्धारित शुल्क ढांचे पर नए हवाई अड्डों की निविदा निकालने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें लोकसभा के एजेंडे की, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर आगे की चर्चा शामिल है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज चर्चा का जवाब दे सकते हैं। अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद मतदान भी होगा। इसके अलावा ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। और संसद सत्र में आज के कामकाज को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारे संवाददाता कृति मिश्रा। कृति, अगर आज के एजेंडे की बात करें तो राज्यसभा के एजेंडे में 3 महत्वपूर्ण विधेयक हैं और ये विधेयक अपने आप में काफी अहम माने जा रहे हैं। अगर आज के कामकाज को देखें तो किस तरह से अहम रहेगा उच्च सदन में आज का दिन? जी हाँ प्रीति, देखिए जैसा आपने कहा कि 3 महत्वपूर्ण बिल हैं आज जो राज्यसभा में आने हैं। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी, जो इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल है, वो पहले ही इंट्रोड्यूस किया जा चुका है और तब ऑपोजिशन ने मांग की थी कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए ताकि इसकी आगे स्क्रूटनी हो सके। तो आज देखना है कि किस तरह से सहमति बनती है सभी दलों के बीच में। उसके अलावा न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बिल है। लगातार सरकार कोशिश करती आई है कि जितने कमर्शियल डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं उसका एक कहीं ना कहीं फ़ायदा लेकर जो न्यू दिल्ली है और खासी भारत है उसको एक आर्बिट्रेशन का सेंटर बनाया जाए। इसीलिए ये बिल बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल है, जिसमें आंध्र प्रदेश में 2 यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने का प्रावधान शामिल है। तो बेहद महत्वपूर्ण बिल हैं आज राज्यसभा में। और यहाँ ज़रूरी है प्रीति कि हम जो प्री लंच सेशन है उसकी उत्पादकता की बात करें। देखिए लगातार काफ़ी प्रोडक्टिव सेशन रहा है, कई सारे 0R और लगभग स्पेशल मेंशन भी हाउस में ले लिए जाते हैं और साथ ही साथ प्रश्नकाल में कई सवाल भी पूछ लिए जाते हैं सांसदों के द्वारा। तो जो प्री लंच सेशन है वो भी काफ़ी प्रोडक्टिव है। और वहीं लोकसभा की बात की जाए तो डिमांड्स फॉर ग्रांट, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो बेहद खास दिन दोनों ही सत्रों में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को संसद भवन परिसर से हम तक पहुंचाने के लिए कृति आपका। वहीं एनआईए को अधिक ताकत देने वाला संशोधन विधेयक लोकसभा से कल पारित हो गया है। प्रस्ताव के पक्ष में 278 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 6 वोट पड़े। विधेयक पर लाए गए सभी संशोधन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया। सदन में इस पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि इस बिल में दुनिया के किसी भी देश में एनआईए को भारतीयों पर आतंकी हमले की जांच का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। मैं सबसे पहले सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की इस कानून को मिसयूज करने की ना कोई इच्छा है, ना मनसा है, ना हम कभी होने देंगे। ये कानून का शुद्ध रूप से उपयोग आतंकवाद को खत्म करने के लिए ही किया जाएगा। मगर उसको खत्म करते वक्त हम ये भी नहीं देखेंगे कि ये किस धर्म के व्यक्ति ने किया है। ये दोनों चीजें स्पष्ट होंगी। जो कोई भी इसके दायरे में आएगा, जो कोई भी इसकी कानून की जद में गुनाह करेगा, उसको नसीहत करने का काम ये कानून करेगा। ये मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। लोक लेखा समिति और SC/ST कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के चुनाव के बाद अब संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति और OBC कल्याण संबंधी समिति के लिए भी सदस्यों का निर्वाचन हो गया है।
सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य निर्वाचित हो गए हैं। जिन सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है उनमें प्रसन्न आचार्य, डॉक्टर अनिल जैन, मोहम्मद अली खान, ओम प्रकाश माथुर, सुरेंद्र सिंह नागर, महेश पोद्दार और AK सेल्वराज शामिल हैं। वहीं OBC कल्याण संबंधी समिति के लिए भी राज्यसभा से 10 सदस्य निर्वाचित घोषित किए गए। इनमें रामनारायण डूडी, TKS एलंगोवेन, VK हरिप्रसाद, विशंबर प्रसाद निषाद, डॉक्टर माना प्रकाश, KK रागेश, विजिला सत्यानंद, रामनाथ ठाकुर, छाया वर्मा और हरनाथ सिंह यादव शामिल हैं। संसद की लोक लेखा समिति और SC/ST कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों का चुनाव पहले ही दोनों सदनों ने कर लिया था और इन समितियों के चुनाव के बाद अब इनका विधिवत गठन कभी भी हो सकता है। संस्कृत भाषा में लोकसभा सदस्यता की शपथ लेने वालों को सोमवार शाम सम्मानित किया गया। संस्कृत भारती संगठन की ओर से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने शिरकत की। संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले 47 सांसदों को सोमवार शाम एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इनमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल थे। साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। संस्कृतम देववाणी यतोहि पुरातत्व द्वातत्वाधारा सकल भवज्ञान नाब्ध विभव जयेद देववाणी त्रिभुवन मनोज्य बुद्धप्रिया संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा विशिष्टा च भाषा येमेव देववाणी। वस्तुतः संस्कृत केवल एक भाषा अहम न चिन्तयामि। संस्कृत केवल एक भाषा न, मानव निर्मित भाषा भवति, आंग्लो भाषा, फ्रेंच भाषा तथैव, परन्तु संस्कृत एक भाषा न भवति। संस्कृत अस्माकं राष्ट्रस्य प्राणस्पन्दनं भवति। पिछली बार के मुकाबले इस बार संस्कृत में शपथ लेने वाले सांसदों की तादाद में इजाफा हुआ है। सम्मान समारोह में शामिल हुए सांसदों ने भी इस पर प्रसन्नता जताई। संस्कृत अपने देश की प्राचीन भाषा है और इस बात में कोई दूसरा मत नहीं। पूरी दुनिया के सभी जितने भी कंट्रीज़ हैं, किसी भी आस्था और धर्म में विश्वास रखने वाले लोग वो भी स्वीकार करते हैं कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है और सबसे सरल भाषा मैं कहूँगा। समारोह का अर्थ ये नहीं कि मेरा छतर सिंह का सम्मान किया गया। हमने उस भाषा को अंतरात्मा की आवाज़ से संसद में हमारी ओत के लिए बोलने से हमने संसद में मैसेज दिया कि ये संस्कृत भाषा सब भाषाओं की जननी है। सांसदों के अलावा इस कार्यक्रम में देश भर से आए हुए संस्कृत के विद्वानों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृत भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए किया गया। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। राज्य सरकार के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति को लखनऊ में औद्योगिक परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के समापन समारोह में आने का निमंत्रण दिया। उत्तर प्रदेश सरकार 28 और 29 जुलाई को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करने जा रही है। इस समारोह का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समापन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू करेंगे। पाकिस्तान ने आज से सभी नागरिक उड़ानों के लिए अपने एयर स्पेस को खोल दिया है। पाकिस्तान ने इसके साथ ही फरवरी में बालाकोट हवाई हमलों के बाद से भारतीय उड़ानों पर लगाया गया प्रतिबंध भी हटा लिया। पाकिस्तान के इस कदम से एयर इंडिया को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण लगभग 491 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल पड़ोसी मुल्क का एयर स्पेस बंद होने के चलते इसे अपनी उड़ानों को लंबे रूट से संचालित करना पड़ रहा था। पाकिस्तान ने सभी एयरलाइनों को आज करीब 12:41 पर अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने की अनुमति दी है। भारतीय एयरलाइन ऑपरेटर जल्द ही पाकिस्तान के एयर स्पेस के जरिए सामान्य रूट्स का इस्तेमाल शुरू करेंगे। पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने एयरमैन को भारतीय मानक समय लगभग 12:41 पर एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र सभी प्रकाशित ATS मार्गों पर सभी तरह के सिविलियन ट्रैफिक के लिए खुला है।
भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट में जैश ए मोहम्मद आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को तबाह कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इन प्रतिबंधों के हटने से भारतीय एयरलाइंस को काफी राहत मिली है। और इसी खबर पर फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को भारतीय सिविलियन जो एयरलाइन है उसके संचालन के लिए खोल दिया है। फिलहाल आप इस कदम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, संचालन के लिए खोल ही नहीं दिया गया, अभी हवाई जहाज उड़ने भी लगे। दोनों देशों के एयर स्पेस के एक तरफ और दूसरे तरफ हवाई जहाज जाने शुरू हो गए हैं। दरअसल कल रात में 7:11 पर ही पाकिस्तान ने यह निर्णय ले लिया था और उस निर्णय के बाद भारत ने भी रिस्पॉन्ड किया और भारत ने भी जो अपना रिवाइज नोटेम इशू किया था उसमें भारत का भी एयर स्पेस खोल दिया गया। तो ये पूरी तरह बाइलेटरल होता है कि अगर आप अपना एयर स्पेस खोलेंगे तभी हम अपना एयर स्पेस खोलेंगे। तो इस तरह से दोनों देशों के एयर स्पेस अब खुल गए हैं और दोनों देशों के एयर स्पेस के ऊपर से हवाई जहाज जाने शुरू हो गए हैं। भारत सरकार ने औपचारिक तौर पे इस बात की सूचना दे दी है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने भी औपचारिक तौर पे भारत को इस बात की सूचना दे दी थी। और इस मामले को देखें तो अब एक बहुत बड़ी राहत दोनों देशों को है। पाकिस्तान को भी बड़ी राहत है क्योंकि पाकिस्तान को भी अगर ईस्ट एशिया की तरफ जाना हो उसके फ्लाइट को, तो उसको भी पूरा हमारे भारत के निचले छोर, मतलब समझिए कि श्रीलंका से ऊपर से घूमकर जाना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में काफी उनके लिए भी कठिन थी और हमारे भी एयरलाइंस के लिए काफी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि यूरोप में अगर जाना है, अमेरिका में जाना है, तो हमें भी ईरान का रूट लेना पड़ता था, दोहा के रूट से जाना पड़ता था। तो इस तरह की स्थिति थी। तो निश्चित तौर पे इस कदम के बाद कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने एक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और इसकी शुरुआत हो गई थी जब एससीओ सम्मेलन हुआ था। एससीओ सम्मेलन बिश्केक में उस समय ही कनेक्टिविटी का मामला उठाया गया था। और कनेक्टिविटी के मामले के बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अंतर निर्णय लिया एयर स्पेस खोलने के लिए। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़े तो एनआईए ने तमिलनाडु में आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह गठित करने का कथित प्रयास करने को लेकर 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें हाल ही में सऊदी अरब ने भारत को सौंपा था। 14 आरोपियों को विशेष विमान से चेन्नई लाया गया, जहां उन्हें पूर्णमाली में विशेष न्यायाधीश पांडियन की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया। एनआईए की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को 25 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया है। ये सभी तमिलनाडु में आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह गठित करने के लिए धन इकट्ठा करने का इन सब पर आरोप है। हाल ही में इन्हें सऊदी अरब से प्रत्यर्पित किया गया था। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आयोजित स्किल इंडिया की 4वीं वर्षगांठ कल मनाई गई। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 2 दशकों से भारत के विकास में देश का सर्विस सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लिहाजा ये सेक्टर कौशल विकास को अपनाकर भारत तेज गति से प्रगति कर सकता है। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में भारत दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण में कौशल विकास के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद थे। Touched me when I got to know about something which I did mention during my budget speech also. What was stand-up program? Startup was for all those young people who wanted to do something with the ideas that they have, innovations that they can make. But stand-up was for every district to extend this assistance through banks for some kind of a loan with which they can do their own activity, mainly for SCs, STs and women. दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने बताया है कि दूसरी तिमाही में उसका आर्थिक विकास पिछले 3 दशक में सबसे कम गति से बढ़ा है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध और वैश्विक स्तर पर मांग की कमी का असर चीन पर पड़ा है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि की रफ्तार पहली तिमाही के 6.4% से घटकर 6.2% पर आ गई है। जीडीपी की वृद्धि दर दूसरी तिमाही में पिछले 27 साल में सबसे कम है। खेल की दुनिया की अहम खबर की बात करें तो इंग्लैंड के विश्व कप जीतने के बाद आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। बल्लेबाजों की रैंकिंग में कप्तान विराट कोहली ने शीर्ष स्थान हासिल किया हुआ है। वहीं दूसरे स्थान पर विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रोहित शर्मा बरकरार हैं।
गेंदबाजों की रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर मौजूद हैं। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग पावन नदियों और सरोवरों में नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर उपराष्ट्रपति ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।